बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। सदारती रेफरेंस जो सेनेट के ओपन बैलेट इलेक्शन के लिए भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर आज भी समाअत हुई। समाअत मुख्तसर थी, 50 मिनट की ये समाअत थी और इसके अंदर सिर्फ रज़ा रब्बानी साहब अपने दलाइल पेश करते रहे। दलाइल भी उस तरह से पेश नहीं किए गए, बल्कि उनका ग्राउंड अभी वो सेट कर रहे थे कि समाअत मंडे तक मुलतवी कर दी गई है। आज चंद जो अहम चीज़ें हुई हैं उनकी समाअत के दौरान, या वो क्या यानी डिफ़ाइन करना चाहते हैं, किस तरह हेल्प आउट करना चाहते हैं कोर्ट को, उस बारे में ये मुख्तसर वीडियो है। आज जब रज़ा रब्बानी साहब को चीफ जस्टिस ने बुलाया रोस्ट्रम पर, जैसे ही समाअत शुरू हुई, 10 मिनट लेट समाअत शुरू हुई। जजेस 10 मिनट लेट आए, जो टाइम मुकर्रर था कोर्ट रूम के अंदर। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के वकील कहाँ हैं। जब वो आ गए तो उनको कहा गया कि जो कागजात हमने आपको कहे थे क्या आपने वो दोबारा जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने वो जमा करवा दिए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाएं। और उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब पहले ही लाइन में बैठे होते हैं, तो उनको कहा कि रज़ा रब्बानी साहब आ जाएं। रब्बानी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि जनाब वाला, मैं दो हैसियतों में दो मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर अपनी राय दूंगा। एक बतौर वकील पीपल्स पार्टी के मैं इस रेफरेंस के हवाले से अपनी राय दूंगा, और दूसरी ज़ाती हैसियत में। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, आपको दोनों की इजाज़त है, आप शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि मैं दो ही चीज़ों के बारे में जो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रही है, आप भी इसको मुसलसल सुन रहे होंगे, जो दो चीज़ें इन समातों के दौरान आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। एक है सीक्रेसी। आर्टिकल 2 to 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट होगा। अब इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है, कानूनन इसकी तशरीह की जा रही है कि किस कदर सीक्रेट होगा, कहाँ तक इसकी सीक्रेसी होगी, और क्या जिस तरह जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब कहते हैं कि क़यामत तक इसकी सीक्रेसी रहेगी, या उस वक्त तक जब तक एक वोट को बैलेट बॉक्स के अंदर डाल नहीं दिया जाता। इसके ऊपर भी रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि मैं दलाइल दूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 59 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, जितनी सूबाई असम्बलियों में लोग होंगे उसी हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी सेनेट के अंदर। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप शुरू करें। पहले उन्होंने सीक्रेसी से शुरू किया कि सीक्रेट कहाँ होगा, कैसे होगा। फिर उनको अदालत ने कहा कि आप जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करें। तो उन्होंने जब शुरू ही किया था अभी, यानी उस तरीके से आर्गूमेंट्स बिल्ड नहीं थे, कुछ कागजात वो किसी किताब से कुछ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने कॉपी करने के लिए दी थी लेकिन नहीं हो सकी, तो अदालत को मंडे वाले दिन दूंगा। लिहाजा जजेस की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं आए, वो सुनते रहे रज़ा रब्बानी को कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने जो आज एक दिलचस्प चीज़ सामने आई, उन्होंने कहा कि जी चूँकि ये जो आर्टिकल 59 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये कहता है कि जितनी सीटें आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर होंगी तो उतने ही तनासब से आप सेनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर किसी की 2 सीटें हों, छोटी एक पार्टी है, वो एक और पार्टी जिसकी 4 सीटें हों, एक और पार्टी जिसकी 10 सीटें हों, ये सारे मिलकर अपने सेनेटर्स को ला सकते हैं। कम से कम एक सेनेटर ये ले आएंगे, तो ये इनको इजाज़त देता है आइन। तो इसके ऊपर जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो जिनके यानी 2 या 3 MPAs हैं, ज़ाहिर है वो अपना एक सेनेटर तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर 4 पार्टीज़ मिल जाती हैं तो एक सेनेटर आ जाएगा। लेकिन सवाल वहीं का वही है कि अगर 4 पार्टीज़ के MPAs बनते हैं 12 या 15, तो 12 या 15 जो MPAs होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे, यानी एक ही सेनेटर बनेगा। ये नहीं होगा कि 4 छोटी पार्टीज़ मिली हैं और उन्होंने 15 सेनेटर अपने बना दिए हैं, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, ब्राइब किया है, धमकाया है, और तरीके से जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं ते हुए वो लेकर आ गए हैं सेनेट में ज़्यादा सीटें, तो इससे सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो इस पर रज़ा रब्बानी साहब ने ये भी कहा कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब जो ये कह रहे हैं कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
जो आइन का आर्टिकल है इसको नहीं देखा जाएगा तो फिर जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि अगर नेशनल असम्बली में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसने ज़्यादा सीटें ली हैं, जो कि अभी का सिनेरियो है, अगर आप वो देख लें तो अगर अब इमरान खान साहब की या उनकी हुकूमत की बनती हैं ज़्यादा सीटें सेनेट के अंदर, अब होता ही है कि जरदारी साहब को खुली छूट दे दी जाती है। जिस तरह वो समझ रहे हैं, अभी तक भी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट उसी तरह चलने दे जिस तरह पहले की तरह चलता रहा है हमेशा की तरह, तो वो शब खून मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि जब एक पार्टी को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल है और ऊपर सेनेट में कोई और शब खून मार जाता है, यानी पैसा चलाता है या रिश्तेदारियाँ चलाता है या कुछ भी कॉन्टैक्ट्स अपने यूज़ करता है या थ्रेट करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, और वो अपने सेनेटर्स ऊपर ज़्यादा लेकर आ जाता है, तो फिर वो जो 5 साला कौमी असम्बली है और 6 साला सेनेट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना नीचे कानून पास होगा ना ऊपर होगा, ऊपर वाले अपनी करते रहेंगे, नीचे वाले अपनी लगे रहेंगे। लिहाजा जो सिस्टम है वो नहीं चल सकेगा, पॉलिटिकल सिस्टम। जब हमारे फोर फादर्स कानून बना रहे थे या जो हमारे यानी आइन को मुरतब करने वाले लोग थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब की तकरीर का जिक्र भी होता रहा इसी ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसी हवाले से कि ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए और स्मूथली उसको रन करने के लिए ये सारा निज़ाम सेनेट का बनाया गया है। और जब आप चाहते हैं, जजेस ने ये भी कहा कि जब आप चाहते हैं कि एक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नज़रअंदाज करके दूसरे की तरफ देखा जाए, यानी आप ये कहते हैं कि हम आर्टिकल 2183 जो है उसको भी छोड़ दें, आर्टिकल 222 को भी छोड़ दें, आर्टिकल 59 को भी छोड़ दें, और जो एक लफ्ज़ आपने पकड़ा हुआ है 226 के अंदर सीक्रेसी का, उसके पीछे ही एडवोकेट जनरल सिंध छुप रहे थे। उसी के पीछे जो वकील साहब हैं जो अपने आर्गूमेंट से ज़्यादा PR पे ज़ोर दे रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जिन वकला ने अभी आना है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, वो उनके साथ बैठ कर उनको समझा सकें, उनको पढ़ा सकें कि आपने क्या करना है। लिहाजा अगर ये इसी तरह से होगा, यानी अगर एक आर्टिकल को देखा जाए और बाकी आर्टिकल नज़रअंदाज कर दिए जाएँ, तो ये भी आइन की तौहीन है, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करने का किस तरह इस मुक़द्दस तरीन, इस मुल्क का मुक़द्दस तरीन ऐवान सोच सकता है। लिहाजा इसके ऊपर भी बड़े टेक्निकल किस्म के सवालात जो है वो किए गए रज़ा रब्बानी साहब से, और उनको बिल्कुल ओपन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला आज भी। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, आज फ्राइडे भी है और नमाज का टाइम भी होने वाला है जुमा नमाज का, लिहाजा हम इसको मंडे 12 बजे देखते हैं और तफसील के साथ देखेंगे रज़ा रब्बानी साहब आपको। तो ये मुख्तसर यानी समात थी किसी एक रूल के ऊपर, किसी एक रज़ा रब्बानी साहब बड़ी देर तक अपने दलाइल नहीं दे सके, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अभी यानी वो ग्राउंड सेट हो रहा था। जजेस भी अपना माइंड बना रहे थे कि रज़ा रब्बानी साहब क्या प्रूव करना चाहते हैं, रज़ा रब्बानी साहब भी देख रहे थे कि जजेस क्या सुनना चाहते हैं। लिहाजा अब उम्मीद ये की जा रही है कि मंडे वाले दिन प्रॉपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो शुरू होंगे रज़ा रब्बानी साहब के, और फिर देखा जा सकेगा 1 से 2 दिन के अंदर कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और जो सीनियर कानूनदान वहाँ अदालत में होते हैं उनकी राय भी यही है कि अदालत उस तरह नहीं चलने देगी जिस तरह पहले चलता रहा है। हमेशा अकाउंटेबल करेगी, होल्ड करेगी इलेक्शन कमीशन को, और कोशिश करेगी बल्कि ऑर्डर देगी कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखा करें लाजमी। आप सबकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही हैं। ये जो फेशियल ये बेल्स पॉलिसी मुझे हुई थी ये अब रिकवर हो रही है, रिकवरी रेट थोड़ा स्लो है, लेकिन उम्मीदें कायम हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।